डीएलएड का साइंस जानेंगे। करा एलपीजी का अवयव नहीं है। एलपीजी का अवयव कौन नहीं है? तो एलपीजी का पहले फुल फॉर्म जानेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका अवयव नहीं है। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन भरे होते हैं। क्या नहीं भरा होता है? मीथेन नहीं भरा होता है। तो हमारा यहाँ जो आंसर हुआ वो डी हुआ। मीथेन भरा नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एलपीजी में। अब मीथेन एक गैस है, ये भी ईंधन की तरह कार्य करता है, लेकिन मीथेन जो प्राप्त होता है वो जैविक ईंधन के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। उससे जो प्राप्त होता है वो मीथेन होता है। तो यहाँ प्रश्न करा था एलपीजी अवयव में नहीं है, तो मीथेन नहीं होता है। अब जानेंगे एलपीजी में गंध के लिए क्या डाला जाता है, क्या डाला जाता है जिसके कारण एलपीजी दुर्गंधित होता है। तो इसमें जो डाला जाता है वो मिथाइल मार्केप्टन होता है, उसी को डाला जाता है कम मात्रा में, और उसका जो अपना घनत्व होता है कम होता है। इसी कारण वो तुरंत ज्यों ही रिसाव होता है तो उसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। फलस्वरूप हमें मतलब पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हुआ। तो वो जो गैस होता है उसका नाम है मिथाइल मार्केप्टन। दूसरा है किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। उसके उसके किसके? तो उसके परमाणु भार के बराबर होते हैं। संयोजकता व तुल्यांकी भार के जो गुणनफल होते हैं वो परमाणु भार के बराबर होते हैं। परमाणु भार बोले तो द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विस्तृत होता है, विस्तृत होता है यानी फैलता है। तो गैस का अनुभार क्या होगा? तो 1/5 से फैल रहा है तो गैस का जो अनुभार होगा वो 50 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही है। यहाँ 50 का 1/5 निकालेंगे तो यहाँ 10 ये आ गया दूसरा तत्व का। आगे जानेंगे यौगिक CH3OH का आईपीएसी पद्धति का नाम क्या है? दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और एक होते हैं आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम में जो इसका होगा CH3OH, तो ये यहाँ पर से मेथ, तो मेथ में लगा हुआ है इल तो होगा मेथिल, और अल्कोहल ये लगा हुआ है तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन ही सही होगा, मेथिल अल्कोहल। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार हम रसायन में गिनते हैं। उसी के आधार पर हम आईपीएसी पद्धति को पूरा करते हैं, अन्य नाम को हम देते हैं। आगे एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इनके अणुओं का अनुपात होगा। तो इनके अणु का अनुपात कितना होगा? तो इनके अणु का अनुपात होगा 7:32। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है झाग प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो झाग प्लावन विधि का प्रयोग जो किया जाता है झाग प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो अयस्क के सांद्रण में, अयस्क के सांद्रण में। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन होगा। ये अयस्क का सांद्रण क्या है? तो हम जो खनिज प्राप्त होता है खदान से उसको अलग अलग जो विधियों से हम प्राप्त करते हैं। खनिज से जो अयस्क निकालते हैं तो खनिज से अयस्क निकालने की एक विधि है, उस विधि को हम बोलते हैं झाग प्लावन विधि। एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और बहुत सारे विधि है जिनके द्वारा हम तत्वों को अलग अलग करते हैं। अगला है धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है, क्या कहलाता है? अर्थात जब धातु को पीटते हैं तो चौड़ा पत्थर बनता है, पत्थर। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा घात वर्णता, इसको आघात वर्णता भी कहते हैं। तो डी नंबर हमारा आंसर यहाँ से होगा। तन्यता क्या है? उसको खींच के लंबा करना तन्यता होता है। सुदृढ़ता क्या होता है? उसकी जो अपनी वास्तविक स्थिति होती है जिसमें वो फैलाव ना उत्पन्न हो, वो सुदृढ़ता होती है। प्रत्यास्थता क्या होता है?
किसी भी धातु का अपनी अंतिम सीमा जहां तलक उसे हम लपा सकते हैं, झुका सकते हैं, उसी को कहा जाता है प्रत्यास्था। सबसे ज्यादा प्रत्यास्था यदि पूछा जाए तो स्टील में होता है। रबड़ से भी ज्यादा प्रत्यास्था स्टील में होता है। आगे जानेंगे कौन सा यौगिक अमोनिया के शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। अमोनिया के शुष्क करने के लिए यानी ठंडा करने के लिए तो यहाँ से हम उपयोग करेंगे बिना बुझा हुआ चूना का। बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करेंगे, अर्थात हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम सभी जो करते हैं वो निश्चेतक के रूप में करते हैं। घाव घुर्रे जहाँ बड़े हो जाते हैं और दर्द आसानी हो जाती है, उसका जो छोटा ऑपरेशन करते हैं उसके लिए हम क्लोरोफॉर्म की सुई देते हैं, जो निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर हम उसे बेहोश भी करते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? जीवाणु के वृद्धि को रोक दे या उसकी मृत्यु कर दे उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पूर्तिरोधी किसे कहते हैं? तो जहां पर जीवाणु या विषाणु के कारण जो पदार्थ की कमी होती है और दूसरे द्वारा जो पूर्ति होता है उसे ही हम पूर्तिरोधी कहते हैं। आगे सल्फा ड्रग्स, ये दवा का नाम है। आगे उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक जो होती है वो रासायनिक क्रियाशीलता को कम या अधिक करता है, क्रिया की गति को कम या अधिक करता है। हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे पीवीसी का पूरा नाम है। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारा ए नंबर जो ऑप्शन होगा यहाँ से सही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है उस संलयन पराक्रम से करता है, अर्थात जुड़ता है। तो यहाँ से डी नंबर हमारा सही होगा। आगे जानेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम बताते हैं 3 में 4। 3 में 4 का अर्थ हो गया है 3 निकट। निकट जो है 3 अक्षर का है तो इसमें 4 अक्षर का लेंस लगाएंगे, अर्थात उत्तर अवतल लगाएंगे। 3 है निकट तो 4 लगाएंगे अवतल, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और दर्पण का तो हम प्रयोग दृष्टि दोष में कभी करवे नहीं करेंगे। आगे प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? तो प्रकाश का लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। इसके कारण ही रेल में जो सांकेतिक रूप से होता है खतरा का जो लाल रंग होता है ये होता है तरंगदैर्घ्य लंबी होने के कारण। इसे हम दूर से भी आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए खतरा का रंग भी लाल रंग होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और प्रकीर्णन सबसे इसका कम होता है, जबकि प्रकीर्णन या वर्तनांक सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का। तो ये हमको याद रखना होता है। सबसे ज्यादा जो कोण पर विच्छेदित होता है वो सबसे ज्यादा कोण पर विच्छेदित होता है बैगनी रंग, और सबसे कम पर जो होता है वो लाल रंग होता है। आगे जानेंगे तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। उत्तोलक कहते किसे हैं? तो उत्तोलक होता है कम बल लगाकर अधिक कार्य करने की क्रियाएं जो संपादित होती है उत्तोलक कहलाता है। जो एक ओर घूमे एक उत्तोलक, दो घूरे दुई उत्तोलक, और जो सभी दिशा में घुल जाए उसे हम बोलते हैं बहुउत्तोलक। और यहाँ से जो बोला गया तृतीयक वर्ग का उत्तोलक, तो तृतीयक वर्ग का उत्तोलक कूड़ा ढोने वाला गाड़ी नहीं होता है, ये जो होता है द्वितीयक उत्तोलक होता है, द्वितीयक वर्ग का उत्तोलक। मनुष्य की कोहनी, चिमटा, किसान का हल, ये सभी जो होते हैं ये सभी के सभी द्वितीयक और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। जो एक और काम करता है वो हो गया एक वर्ग का उत्तोलक, अर्थात मनुष्य की कोहनी, और ये किसान, ये दूसरा हो गया, ये भी दूसरा है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा सीधे आधा दुगना। गतिज ऊर्जा 4 गुनी, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², तो आधा हो जाएगा 4 गुना, तो 4 के सीधे यहाँ पर आ गया mv, तो यहाँ से 1/2 गुना 4 कर लेंगे, यहाँ से 2 यानी दुगना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो सही होगा, 2 गुना।
आगे बर्फ का आघात घनत्व 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की सिल्ली का जो भाग जल में डूबा रहेगा, यानी पूछ रहा है कि कौन सा भाग जल में डूबा रहेगा। तो बर्फ का घनत्व हम जानते हैं पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो बर्फ को हम पानी में डालते हैं तो 9/10 भाग, यानी कि 9 भाग पानी में डूबा रहता है और एक भाग सिर्फ पानी के ऊपर रहता है जो बर्फ हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। डी नंबर हमारा यहाँ से ऑप्शन सही होगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। आगे 1 सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया जाए जहां गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी तल के अपेक्षा 1/9 है, तो वहां दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो वहां जो आवर्तकाल होगा वो 6 सेकंड होगा। ये दूसरा पिंड पर जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। आगे तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल क्या होगा? तो जो जल का तल है वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा।